हेलो फ्रेंड, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर। दोस्तों, आप लोग थोड़ा जुड़ जाएं और बच्चों को शेयर कर दीजिए जिससे कि सारे बच्चे जुड़ जाएं। फिर हम स्टार्ट करते हैं आज ध्वनि का नेक्स्ट लेक्चर। जो ध्वनि है बेटा, हमने 2-3 क्लासेस पे कर लिए हैं। बेसिक क्लासेस 2 जा चुके हैं। अगर आप देखे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं देखे हैं तो ज़रूर देखें। फिर उसके बाद अगर यहाँ पे जुड़ते हैं ना तो बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आएगा आपको। अन्यथा यहाँ से देख लीजिए बाद में, लेकिन उसको देखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन बनेंगे आपके एग्जाम्स में। चलिए आप लोग फटाफट जुड़ जाइए और थोड़ा परेशान कम हुआ करें आप लोग, है ना, क्योंकि जो होगा आगे अच्छा ही होगा। ये ठान लेंगे ना और मेहनत पे डट के करेंगे। मेहनत पे अगर अपने मेहनत पर आ जाइए आप लोग, अगर मेहनत करने लगे, कंटिन्यूटी बना लीजिए एक। अगर वो बन गया तो कोई भी ऐसा एम नहीं है जो आप नहीं अचीव कर सकते। सब पा जाएंगे बेटा, बस कंटिन्यूटी बना लीजिए अपने अंदर। जितने क्लासेस हैं सब देखिए, रिवीजन करिए, है ना। चलिए हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं आज का क्लास। आज हम लोग बहुत सारी चीज़ें हमने देख लिया है ना। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं आगे, ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। किसके बारे में पढ़ने वाले हैं? ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण के बारे में बेटा। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण के बारे में पढ़ने वाले हैं आज हम। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण क्या होते हैं, किसी को पता है? कुछ साउंड अच्छे होते हैं, यानी कुछ जो ध्वनियाँ होती हैं हमारे कान के लिए बहुत ही मृदु होती हैं, बहुत ही अच्छी होती हैं, सुग्राही होती हैं। लेकिन कुछ कान को शोभा नहीं देती हैं, मतलब कि अच्छे नहीं लगते हैं। कान उससे चाहता है कि थोड़ा जल्दी जल्दी भागें, जैसे कि डीजे, जहाँ पे धम 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 की आवाज़ आ रही होती है। तो वहाँ पे लोग अगर रास्ते से गुजर रहे होते हैं तो वहाँ से लोग सोचते हैं कि भागें जल्दी यहाँ से, कि हमें थोड़ा सा रिलीफ मिल पाए, है ना, शांत का माहौल बन पाए। लेकिन जहाँ पे भजन बज रहा हो, जहाँ पे शहनाई बज रही हो, जहाँ पे तबले का धुन आ रहा हो, तो अगर जहाँ पे बांसुरी बज रही हो, यहाँ से लोग बहुत कम होते हैं हटने, मतलब हटने का मन बहुत कम करता है ना। जहाँ पे देखिए भजन होता है, रामायण होता है, भजन होता है, कीर्तन होता है, यहाँ से लोग क्यों नहीं हटना चाहते? क्योंकि वहाँ की जो ध्वनि होती है बेटा, वहाँ का जो साउंड होता है, उस घर का जो साउंड होता है, जिस घर में वो बजता है, आपकी भजन होता है, कीर्तन होता है, ये हमारे कान को अच्छे लगते हैं, सुग्राही होते हैं, अच्छे लगते हैं, इस वजह से हम उसको सुनना चाहते हैं। तो बस इसी तरह आपके हैं ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण। ये सब जो आप सुन रहे हो कि अच्छे लगना, बुरा लगना, मतलब कि खराब लगना, कर्कश लगना, ये सब ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण ही हैं। इसमें कुछ हैं जैसे कि तारत्व है, तीव्रता है, पिच है, आपका इको है, ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। एक आपका गुणता है, जैसे क्वालिटी बोलते हैं, है ना। तो ये सारे चीज़ क्या होते हैं? इसमें पहला हेडिंग डाल लीजिए आप, तीव्रता। तीव्रता इन द सेंस बेटा इंटेंसिटी। क्या बोलते हैं तीव्रता को? इंटेंसिटी। इंटेंसिटी बेटा, इसको आप लिख लेंगे, इंटेंसिटी बोला जाता है। इंटेंसिटी क्या होता है सर? यानी कि तीव्रता क्या होता है सर? तीव्रता ध्वनि का वह अभिलक्षण है। देखिए, तीव्रता ध्वनि का वह अभिलक्षण है जिसके कारण हमें कोई ध्वनि तीव्र यानी कि लाउड या फिर मंद यानी कि स्लो महसूस होती है। तीव्रता ही वह कारण है जो ध्वनि हमें तीव्र और मंद सुनाई देती है बेटा। अगर हम आराम से किसी मेज पर, एग्जाम्पल समझिए, अगर हम किसी मेज पर आराम से ठोकते हैं, आराम से थोड़ा सा पीटते हैं, तो थोड़ी सी मृदुल आवाज़ आती है, वो आज हमारे कान को अच्छी लगती है। थोड़ी सी ढोलक वगैरह बजाते हैं जो बच्चे टेबल पर बैठे बैठे, तो वो आवाज़ें अच्छी लगने लगती हैं। लेकिन उसी में पट पट मारा जाए, खूब डंडे से पीटा जाए, किसी चीज़ को कस कस के बहुत ज़ोरों से उस पर बाजे की तरफ पीटा जाए, तो क्या होगा? वही ध्वनि जिस मेटल पे हम लोग आराम से ठोक रहे थे, अभी आराम से ठोकने से आराम से आवाज़ निकल रही थी और हमारे कान को अच्छा लग रहा था। लेकिन जब उसी पे हमने बहुत तेज़ी से मारना शुरू किया, तो क्या हुआ? वही ध्वनि कैसे आने लगी? बिल्कुल कर्कश लगने लगी, हमारे कान को अच्छा नहीं लगने लगा। तो क्या हुआ? स्रोत तो एक ही है लेकिन तरीका अलग है, हुआ ना। तो इसी को कहते हैं इंटेंसिटी बेटा। इंटेंसिटी मतलब, इसका मतलब आयाम जितना अधिक होता है, आयाम जितना अधिक होगा, ध्वनि की तीव्रता उतनी ही तीव्र होगी। यह बात लिख लेंगे आप, आयाम जितना अधिक होगा उतनी ही तीव्र ध्वनि की तीव्रता होगी, उतनी ही ज़्यादा ध्वनि की तीव्रता होगी बेटा। ये चीज़ें आप लिख लेंगे। मतलब अगर बोला जाए सर एसआई मात्रक अच्छा बता दीजिए ध्वनि की तीव्रता का, तो बोलेंगे बेटा ध्वनि की तीव्रता का एसआई मात्रक होता है माइक्रोवाट। माइक्रोवाट पर वर्ग मीटर लिख लीजिए। एसआई पद्धति में अगर बात करें, इसका मात्रक क्या होता है? तो माइक्रोवाट प्रति वर्ग मीटर बेटा, प्रति वर्ग मीटर।
अगर इसी को सर देखें व्यवहारिक भाषा में, आम भाषा में जो लोग बोलते हैं, इसी को बोलते हैं बेल। बेल बोलते हैं, बेल। बेल मतलब BELL, वही वाला बेल बेटा, बेल भी बोला जाता है इसके मात्रक को, आप लोग लिख लेंगे, है ना। चलिए आगे चलते हैं सर। अच्छा, ध्वनि की तीव्रता स्रोत की शक्ति, श्रोता व स्रोत के बीच की दूरी तथा चारों तरफ के माध्यमों, यानी कि फर्श हो, चाहे दीवार हो, चाहे छत हो, कुछ भी चीज हो, कोई भी स्रोत हो, कोई भी बेस हो, से होने वाले परावर्तन पर निर्भर करती है। जैसे हमने बोल दिया, यहाँ पे हमारे चारों तरफ दीवार है, मेज है, हमारा टेबल है, यहाँ पे हमारा मतलब कि जो हम पढ़ा रहे हैं, यहाँ पे मान लीजिए बहुत सारे सामान रखा हुआ है, तो जो हम बोल रहे हैं तो हमारे रूम में विभिन्न मतलब अलग अलग सामान हैं, उसे टकराने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है, चारों दिशाओं से टकराने के बाद जो ध्वनि उत्पन्न होती है बेटा, वही होता है परावर्तन। मतलब ध्वनि का परावर्तन हो रहा है ना, जैसे प्रकाश का परावर्तन होता था, है ना। तो बस परावर्तन पर भी निर्भर करता है ध्वनि की तीव्रता। यह बात लिख लीजिए, कितना ठोस हमारा सामान है, किस पे ध्वनि टकरा रही है, उस पर भी डिपेंड करता है हमारी तीव्रता का स्रोत। उसी को बोलते हैं ध्वनि की तीव्रता स्रोत की शक्ति बोलते हैं। यानी कि जितना ठोस हमारा सामान होगा बेटा, कोई मेटल होगा, तो उससे ध्वनि उतनी ज़्यादा तेज तीव्रता से निकलेगी बेटा। अगर हम बोलें कोई छोटा मेटल है, मान लीजिए कोई लोहे का छोटा है, छोटा बॉडी है, कोई बहुत बड़ा है, तो सेम मेटल का, लेकिन जब बड़े वाले पे अगर हम वार करेंगे, तीव्रता दिखाएंगे, उस पर अगर हम पीटेंगे, तो वहाँ से तीव्रता ज़्यादा उत्पन्न होगी, ध्वनि ज़्यादा उत्पन्न होगा, ठीक है ना। और अगर छोटे वाले मेटल पे अगर हम थोड़ा सा पीटेंगे, तो यहाँ से ध्वनि कम होगा, यानी कि तीव्रता भी कम होगी। समझ रहे हैं ना बेटा, ये बातें आप अपने दिमाग में अच्छे से रख लेंगे। अगर हम बोलें ध्वनि की तीव्रता का स्रोत इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू श्रोता का दूरी, इसको भी लिख लेंगे। ध्वनि की तीव्रता, ध्वनि की तीव्रता, तीव्रता का स्रोत जहां से वह निकल रहा है बेटा, स्रोत इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/, श्रोता की डिस्टेंस, श्रोता का डिस्टेंस बेटा, श्रोता का डिस्टेंस मतलब दूरी, श्रोता की दूरी, यहां पे लिख लेंगे श्रोता की दूरी, श्रोता दूरी। अगर हम बात करेंगे, आप ही थोड़ा सा फील करिए, अगर आप ढोल नगाड़े जहां बज रहे हैं उससे अगर नजदीक हैं तब आपको ज्यादा तेज सुनाई देगा, लेकिन जैसे जैसे दूर जाएंगे वैसे वैसे आवाज कम होगा कि नहीं होगा बेटा, कम होगा ना, कम होगा। लेकिन अगर स्रोत जहां से ध्वनि प्रोड्यूस हो रहा है, जहां से ध्वनि निकल रहा है, अगर वो माध्यम बहुत बड़ा हो तब आपको बहुत तेज से ध्वनि सुनाई देगी। लेकिन अगर उसी जगह आप खड़े हैं, वही सेम ध्वनि आपको बजाई जा रही है, लेकिन छोटे से एरियाज में, छोटे से जगह में अगर वह डमरू वगैरह बज रहा है, छोटा डमरू है, एक बड़ा डमरू है, तो बड़े वाले डमरू से ज़्यादा आवाज़ निकलेगा, छोटे वाले डमरू से कम आवाज़ निकलेगा। ये बातें आप गाढ़ बन के रख लेंगे। मतलब श्रोता जो प्रोड्यूस कर रहा है ध्वनि, अगर बड़ा है तो उसकी तीव्रता ज़्यादा होगी। सेम श्रोता जहाँ से ध्वनि निकल रहा है, अगर वो छोटा है तो उसकी तीव्रता कम होगी। ये बातें लिख लेंगे, है ना, इसको लिख लेंगे आप। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ, साफ साफ, श्रोता जितना बड़ा होगा आयाम भी उतना ही अधिक होगा, आयाम जब ज्यादा होगा तो फलस्वरूप तीव्रता भी उतनी ही अधिक होगी ध्वनि की। लिख लेंगे ना। अब चलिए हम एक बात करते हैं आपसे, छोटा सा बात करते हैं बेटा, जो कि आपको याद होना चाहिए, आपको पता होना चाहिए। यह बात हमको बता देना चाहिए था पिछले वीडियो में, लेकिन सुन लीजिए। जो आपका वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WHO, विश्व स्वास्थ्य संगठन, जिसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को, उसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड के जिनेवा शहर में, है ना। वह तय किया है मानक, क्योंकि WHO का जब स्थापना हुआ था 7 अप्रैल 1948 को, तो 7 अप्रैल को ही हम लोग विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं। और जो विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाते हैं बेटा, वह हर साल मनाते हैं, क्योंकि इसी दिन इसकी स्थापना हुई थी। और जो बातें यह कहता है, जिस बात का निर्णय लेता है स्वास्थ्य के लिए, वह पूरे विश्व को मानना पड़ता है। तो इन्होंने एक मानक तय किया है, जो डेसिबल का है, जो डेसिबल की ध्वनियाँ होती हैं, उसका एक मानक इन्होंने तय किया है। कहा है कि 45 डेसिबल ध्वनि कान के लिए सुग्राही होती है, मतलब वो सुनने में अच्छा लगता है। कितना बेटा, 45 डेसिबल की जो ध्वनि है वो कान के लिए सुग्राही होती है। सुग्राही मतलब अच्छा लगना, मतलब कि कान वगैरह खराब नहीं होगा आपका, आप बहुत ज़्यादा देर तक, मतलब ज़्यादा दिन तक आप कान से सुन सकते हैं। नहीं तो होता है ना, कुछ दादे वगैरह, दादी दादा होते हैं, जो कि जिनकी लास्ट में जाते जाते आवाज़ बिल्कुल कम सुनने लगते हैं, तो आप उनको कुछ भी बोल दीजिए, मतलब कि वह सुनते नहीं हैं, है ना। थोड़ा सा उनके कान के पास जाकर बोलना पड़ता है, या फिर उनको एक कान में आता है
अभी बताएंगे उसके बारे में, इस वजह से पहले नहीं बता रहे हैं। ग्रामोफोन बोलते हैं उसे, कान में लगाया जाता है उसे, फिर उनको आवाज़ सुनाई देती है ना। दूसरी बात WHO ने यह बोला कि 75 डेसिबल से अगर ऊपर होता है, 75 डेसिबल, यह तो 45 सुग्राही है कान के लिए, अगर 75 डेसिबल से नीचे है तब तो ठीक है, लेकिन अगर ऊपर होता है ध्वनि और उसे हम रेगुलर बेसिस पे सुनते हैं तो हमारा स्वास्थ्य बिगड़ सकता है, कान खराब हो सकता है बेटा, इन्होंने यह बोला। तीसरी बात इन्होंने यह बोला कि अगर 85 या फिर 85 से ऊपर की ध्वनि हम रोजाना सुनते हैं, आप भी सुनते हैं रोजाना, अगर आपका घर गांव पे नहीं है ना, शहर पे है ना, तो आप इतना मान लीजिए आपका एक दिन कान जरूर खराब होने वाला है, आने वाले समय में, अभी नहीं, आने वाले समय में जरूर खराब होगा। क्योंकि आप जो गाड़ी मोटर की आवाज़ सुनते हैं बेटा ना, 85 डेसिबल ही होता है, 85 डेसिबल की ही ध्वनि होती है। जो आप अगर स्कूटर से, कार की जो आवाज़ होती है बेटा, वह सब 85 डेसिबल की ही होती है। इस वजह से अगर हम रेगुलर बेसिस पे ये सुनते हैं तो इसको WHO शोर का संज्ञा दिया हुआ है। क्या? यह एक शोर है, और यह वाली आवाज़ हमें नहीं सुननी चाहिए, अगर सुनते हैं तो हम बहरे हो जाएंगे। लेकिन एक मानक इन्होंने और दिया, बोला कि अगर 185 डेसिबल से अधिक की ध्वनि हम सुनने लगे, अगर बाय द वे 185 डेसिबल के अधिक ध्वनि हम सुनने लगे तो आदमी पागल हो जाएगा। आदमी क्या हो जाएगा? पागल हो जाएगा, यह इन्होंने बोला। तो ये मानक थे, आप लिख लीजिए। अब चलते हैं दूसरे अभिलक्षण की तरफ। ध्वनि तरंग के दूसरा अभिलक्षण क्या है? सुर बेटा, सुर यानी कि पिच यानी कि सुर जिसे बोलते हैं, सुर मतलब आवाज। सर ये क्या होता है बेटा? यह आवृत्ति पर डिपेंड करता है, जैसे तीव्रता आयाम पर डिपेंड करता था, एम्पलीट्यूड पर, इसी तरह जो आपका सुर है ना, पिच है ना, यह आवृत्ति पर, फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। सर फ्रीक्वेंसी बताए थे? हमने बताया था बेटा, आप पिछला वीडियो देखे नहीं है, इसका मतलब देखिए, सारी चीजें हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। पिच ध्वनि का वह लक्षण है जिससे ध्वनि का मोटा या तीक्ष्ण पता चलता है, या फिर कहा जाता है कोई ध्वनि जितनी तीक्ष्ण है, कोई ध्वनि कितनी मोटी है। यह बात हम किससे कहते हैं? इसी पिच के आधार पे कहते हैं, इसी सुर के आधार पे कहा जाता है किसकी ध्वनि मोटी है, किसकी ध्वनि पतली है। अब एक बात याद रखिएगा बेटा, इसे तारत्व भी कहा जाता है। तारत्व कहिए या फिर सुर कहिए या फिर पिच कहिए, है, तो तीनों चीजें इसी को कहा जाता है। तो तारत्व सर, तारत्व या फिर पिच एक है? हम कहें हाँ सर एक है। अगर पिच की फ्रीक्वेंसी, पहले एक बात और जान लीजिए, पिच फ्रीक्वेंसी पर निर्भर करती है, ये बात सबको पता हो गया। जब ध्वनि की आवृत्ति बढ़ती है, जब ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी, ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ते ही ध्वनि का तारत्व अर्थात सुर भी बढ़ जाएगा। ध्वनि की फ्रीक्वेंसी बढ़ी तो सुर भी बढ़ जाएगा। परिणाम स्वरूप क्या होगा? ध्वनि पतली व तीक्ष्ण सुनाई देगी और काफी दूर तक जाएगी। उसकी जो लय होगा ना बेटा, ध्वनि निकलने का जो साउंड होगा ना, काफी दूर तक जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। एक बात और सुनिए, जो बच्चे होते हैं, स्त्रियां होती हैं, चिड़िए होते हैं, चिड़िया जो सुबह सुबह चहचहाते हैं, बहुत अच्छा लगता है, उनकी आवाज पतली क्यों होती है? क्योंकि उनका तारत्व अधिक होता है, उनका पिच अधिक होता है। उनका पिच अधिक होता है मतलब उनकी फ्रीक्वेंसी अधिक होती है। फ्रीक्वेंसी अधिक है तभी उनका आवाज हमें तीक्ष्ण यानी कि सुरीली यानी कि पतली सुनाई देती है, पतली आवाज सुनाई देती है बेटा। ये चीजें आप याद रखेंगे। अगर यही बात करें पुरुषों की आवाज मोटी क्यों सुनाई देती है? ये लैरिंग्स होता है, लैरिंग्स ऊपर फेरिंग्स होता है। जो गले में दो पाइप होते हैं, एक होता है एसोफेगस का पाइप, एक होता है आवाज मतलब कि जो सांस नली होती है बेटा, एक एसोफेगस होता है फूड पाइप वाला, और एक होता है सांस नली वाली पाइप। तो दो पाइप होते हैं, पाइप को जहां जोड़ते हैं ना, वही पार्ट होता है हमारा फेरिंग्स बोलते हैं। और एक लैरिंग्स होता है जहां से साउंड निकलता है, वो मसल होता है, बिल्कुल मसल्स होते हैं। तो उसकी बात कर रहा है। पुरुषों की आवाज मोटी होने का कारण क्या है? मोटा होने का कारण क्या है? क्योंकि उनका तारत्व कम होगा। जिसका तारत्व ज्यादा, उसकी पिच ज्यादा, उसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा, तो उसकी आवाज पतली। समझ में आ गया? उनकी आवाज पतली। लेकिन पुरुषों की आवाज मोटी होती है सर, मतलब कि तारत्व कम होगा। हम कहेंगे हाँ बेटा, तारत्व उनका कम होता है, उनकी आवृत्ति भी कम होती है, मतलब फ्रीक्वेंसी भी कम होती है। क्योंकि जब वो बोलेंगे ना, तो उनका जो तारत्व मतलब समझ आ रहा है? तार समझ जाइए, मतलब उनका जो बोलने का जो आवाज होगा, तार होगा ना बेटा, वो ज्यादा लंबा बनेगा और ज्यादा डिस्टेंस पे बनेगा, सघन नहीं होगा, विरल होगा, ज्यादा दूर होगा। तो इस वजह से उनकी आवाज मोटी होती है और हमें थोड़ी सी चुभन होती है उनकी आवाजों से। जैसे शेर की दहाड़ की आवाज करें बेटा, तो उसकी आवाज भले ही बहुत प्रबल होती है, बहुत प्रबल ध्वनि होती है,
लेकिन उसकी जो तारत्व होता है बेटा बहुत कम होता है, इस वजह से उसकी ध्वनि प्रबल होती है। जैसे मच्छियों का भिनभिनाना, कान के पास आकर उनका पंख भड़बड़ भड़बड़ करना, फड़फड़ाना, तो क्या है, उनकी साउंड हम क्यों सुन पा रहे हैं? क्योंकि उनका तारत्व क्या है बेटा, उनका तारत्व अधिक है। वो छोटे भले हैं लेकिन उनका तारत्व इतना ज़्यादा है ना कि हमारे कान को सुनाई देती हैं, और कभी काल के लगता है कि गाने गा रही हैं सभी, है ना। तो लोग ये बोलते हैं मच्छियाँ कान के पास आके गाने गाने लगी, तो इस तरह की उनकी आवाज़ सुनाई देती है। मच्छी हो गए, मच्छर हो गए, मतलब कि मस्कीटो, तो इन लोग की आवाज़ कैसी होती है बेटा, तारत्व वाली होती है, अधिक तारत्व वाली होती है, फ्रीक्वेंसी अधिक होती है, इस वजह से हमको सुनाई देती है काफ़ी सुरीली। ये बातें याद रखेंगे, सुरीली इन द सेंस मतलब कि काफ़ी छोटी होने के कारण भी इनका आवाज़ हमको काफ़ी दूर तक सुनाई दे सकता है। जैसे छोटी हैं तो आप लोग का समस्या ये होना चाहिए कि सर इनकी आवाज़ कैसे सुनाई देती है, तो बोल देंगे, कभी भी अगर ऐसा पूछा जाता है तो बोलेंगे उनका तारत्व अधिक होता है, तारत्व यानी कि पिच अधिक होता है। अब हम देखिए एक थोड़ा सा ग्राफ बना रहे हैं आप लोग के सामने। अगर हम बेटा ये तरंग का एक ग्राफ बनाए, तरंग विक्षोभ का एक ग्राफ बना दें, तो अगर कोई यहाँ पे श्रोता है, यहाँ से आवाज़ निकली ऐसे, तो ये देख रहे हैं ये जो लंबी लंबी तार, ये क्या है, फ्रीक्वेंसी बेटा। एक तरह से फ्रीक्वेंसी बहुत बड़ी बड़ी है। अगर इस तरह की फ्रीक्वेंसी बनती है तो यह किसका होगा, किसका होगा, जिसकी पिच, जिसका शोर, मतलब जिसका सुर या फिर जिसका तारत्व कम होगा, जिसका तारत्व कम होगा उसके में यह जो है फ्रीक्वेंसी इस आधार पे बनेगी, दूर दूर बनेगी। और इनके फ्रीक्वेंसी का मतलब इनके साउंड का जो ट्रेवलिंग होगा, जो डिस्टेंस होगा, वो ज़्यादा दूर तक नहीं ट्रेवल कर पाएगा बेटा, रास्ते में खत्म हो जाता है ना। लेकिन अगर हम बात करें, किसका, जिसकी पिच ज़्यादा है, अगर पिच ज़्यादा है तो फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा होगा, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होगा तो क्या होगा, यह ज़्यादा दूर तक जाएगा और यह हमारे कान को सुरीली सुनाई देगी, आवाज़ सुग्राही सुनाई देगा, है ना। तो बातें समझ में आ गई। यहाँ पे समय होता है, यह समय के आधार पे बढ़ता है बेटा, यह समय होता है, यह अभिलक्षण होते हैं, त्वरंग के अभिलक्षण होता है यहाँ पे, ठीक, इस आधार पे बनता है। इधर अभिलक्षण है, इधर समय है, मतलब समय के आधार पे फ्रीक्वेंसी बढ़ रहा है और यहाँ पे फ्रीक्वेंसी कम है। यह पिच पे निर्भर करता है, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा तो पिच ज़्यादा, आवाज़ पतली, अगर फ्रीक्वेंसी कम तो पिच भी कम, तारत्व भी कम, ध्वनि भी मोटी सुनाई देगी बेटा, है ना। तो ये चीज़ें आपको पता हो गया, तो फटाफट आप इसको थोड़ा लिख लेंगे। हम एक बार 1 सेकंड थोड़ा सा वीडियो चेक कर लेते हैं कि बच्चों को सही दिख रहा है कि नहीं। 1 मिनट। हाँ बेटा, आपने सुर देख लिया, तारत्व देख लिया, यानी कि पिच देख लिया। अच्छा ये बताइए, पिच तो सेम हो सकता है सर ना, जैसे कि मम्मी है, फिर अगर मम्मी के जैसा अगर कोई और पिच निकाले, मतलब 2 लोग की पिच तो सेम हो सकती है। हम कहेंगे हाँ बेटा ये तो सेम हो सकता है सर, फिर आवाज़ कैसे पहचानेंगे, आवाज़ पहचानेंगे कैसे, ये तो बहुत बड़ी दिक्कत हो गई सर। अगर मम्मी की जगह कोई और बोल दिया तब तो हम कहेंगे अरे ये मेरी मम्मी का आवाज़ कैसे निकाल लिया, मतलब ऐसा तो हो सकता है ना। लेकिन एक कंडीशन है, पता है, गुणता, एक और आ जाता है विलक्षण, जिसे गुणता बोलते हैं, क्वालिटी बोलते हैं, गुणता। पता है गुणता से क्या होता है, आप गुणता से ही पता कर पाते हो, क्वालिटी से ही पता कर पाते हो कि पापा बोल रहे हैं कि मम्मी बोल रहे हैं। भले ही दोनों का तारत्व तो सेम हो लेकिन क्वालिटी अलग हो जाती है, जिसे बोलते हैं टिम्बर। क्या बोलते हैं बेटा, टिम्बर बोलते हैं। हिंदी में गुणता बोलते हैं या फिर क्वालिटी कह लीजिए, क्वालिटी या फिर टिम्बर, टिम्बर भी इसी को बोलते हैं, टिम्बर, ठीक है ना। अच्छा क्या होता है सर गुणता, सर आपने अभी तो बताया है कि तारत्व तो सेम हो सकता है लेकिन गुणता सेम नहीं होगा। इस गुणता के आधार पे ही हम मम्मी पापा की आवाज़ में डिफरेंस हम निकाल सकते हैं कि मम्मी की आवाज़ है, कि पापा की आवाज़ है, कि भैया की है, कि दीदी की है, कि हमारे मित्रों की आवाज़ है ना। पहचान सकते हैं ना कि हमारी उनकी आवाज़ है, ये भी तो पहचान सकते हैं आप। तो यह बात कैसे आप पहचान लेते हैं बताइए, क्योंकि आपको पता है आपका जो कान है बेटा ना, वो बहुतों बार सुन चुका है उस गुणता को, उस क्वालिटी को, आपके मित्र की आवाज़ की क्वालिटी को। आपका जो कान है वो बहुतों बार सुन चुका है, आपकी मम्मी की आवाज़ को पहचान चुका है, आपके पापा की आवाज़ को भी आपका कान जो है बेटा पहचान चुका है कि बस अगर इसी तारत्व का ध्वनि आया और क्वालिटी, मतलब कि भले सेम तारत्व का ध्वनि आए लेकिन अगर यह गुड़ वाला है तो मतलब मम्मी का है, अगर यह वाला गुड़ है तो ये वाला पापा का है, इस तरह पहचान सकते हैं। मतलब सर कुछ सर हमें भ्रम कर रहे हैं क्या? ओके नहीं बेटा, आप सुनिए कायदे से। ध्वनि की गुणता वह विलक्षण है जो हमें समान तारत्व यानी कि पिच की तथा तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। फिर से सुन लीजिए, ध्वनि की गुणता
वह अभिलक्षण है जो हमें समान तारत्व यानी कि पिच तथा तीव्रता की ध्वनियों में अंतर करने में सहायता प्रदान करता है। बात में क्लियर है? क्लियर होना चाहिए बस। अच्छा सर, एक आवृत्ति की ध्वनि को हम क्या कहते हैं? बोलेंगे सर टोन कहते हैं। अगर कोई एक आवृत्ति है, जैसे कि आवृत्ति ज्यादा तो तारत्व तो ज्यादा तो पिच भी ज्यादा, लेकिन अगर कोई एक ही है सर, एक ही ध्वनि है, एक ही जगह से एक ही स्रोत है, आवाज निकल रहा है, तो उसे क्या बोलते हैं सर? उसे टोन बोलते हैं। जैसे बोलते हैं ना, बहुत टोन में बोल रहे हो, चिल्ला के बहुत बोल रहे हो, मन बढ़ गया है का तुम्हारा, है ना, बोलते हो ना। जैसे कि कोई लड़की है बहुत ज्यादा चिल्ला रही है क्लास में, अरे बहुत टोन में बोल रही है यार, इसको चुप कराओ, सर को पढ़ाने दीजिए। मतलब इस तरह की आप बोलते हैं बहुत टोन में बोल रहे हो, मतलब कोई एक ही बंदा बोलता है तब आप बोलते हैं उसे बहुत टोन में बोल रहे हो। क्या बात है, कुछ मिल उड़ गया क्या? लेकिन अगर उसी जगह अनेक आवृत्ति की ध्वनि एक साथ एक स्वर में निकलती हैं तो उसे नोट बोलते हैं। देखिए टोन और नोट दोनों में अंतर है। नोट मतलब आप तबला वबला बजाते होंगे, कभी डमरू उमरू घर में होगा, शहनाई उनाई कभी घर में बजी होगी, तो आप उसको देखते होंगे जो कसते हैं लोग ना डमरू पे, क्या बोलते हैं, ढोल में जो लोग कसते हैं बेटा, वही नोट होता है। नोट, एक नोट, दो नोट, तीन नोट, दोनों के मतलब हर एक नोट के बीच में समान दूरी होती है। समान दूरी से आवाजें अच्छी निकलती हैं। इसको हम पढ़ाएंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको, उसमें बताएंगे आपको कि क्या होता है, सारी चीजें ये बताएंगे हम आपको बिल्कुल फिगर बना के। तो टोन मतलब एक कोई ध्वनि, एक आवृत्ति वाली ध्वनि जब मिलती है, निकलती है, तो उसे टोन बोलते हैं। जब बहुत सारी अनेक आवृत्ति की ध्वनियां एक साथ निकलती है उसे स्वर बोलते हैं। स्वर यानी कि नोट कहते हैं। जैसे कि आपका कह लीजिए कि हारमोनियम का आवाज हो गया, या फिर तबले की आवाज हो गया, या फिर ढोल की आवाज हो गई, या फिर बेटा ढोल और तबले सबकी एक साथ आवाज हो गई, तो ये सब क्या है? स्वर है, जो आपके कान को अच्छा लगता है, सुनने में सुखद अनुभव प्रतीत है ना, होता है ना, तो इसे ही नोट कहते हैं। तो दोनों में अंतर समझ में आ जाना चाहिए। जब कोई एक आवृत्ति की ध्वनि हो तो उसे टोन कहते हैं, जब अनेक आवृत्ति की ध्वनि हो तो उसे स्वर यानी कि नोट कहते हैं। नोट, ठीक है ना। अब देखिए, भिन्न भिन्न ध्वनि स्रोत से निकलने वाली ध्वनियों को, यानी कि ध्वनियों की भिन्नता यानी कि भिन्न गुणता के कारण ही हम उनके समान प्रबलता व तारत्व के बावजूद भी सुनकर अंतर कर लेते हैं। मतलब सर, अभी तो हमने स्टार्टिंग में बताया था आपको, अगर आपको समान तारत्व की ध्वनियां सुनाई देती हैं, लेकिन आप गुणता के कारण जब अंतर कर लेते हो, तो उसे ही कहते हैं क्वालिटी, उसे ही कहते हैं क्वालिटी ऑफ साउंड, उसे ही कहते हैं टिम्बर, उसे ही कहते हैं बेटा गुणता। जैसे कभी आप पापा की आवाज सुनेंगे तो बोलेंगे हाँ मम्मी आ रहे हैं, ऐसा बोलेंगे नहीं ना। अगर कभी मम्मी की आवाज सुनेंगे कहेंगे अरे पापा की आवाज सुनाई दी मुझे, पापा आ रहे हैं, तो इस तरह बोलते हैं नहीं ना बेटा। क्यों? क्योंकि आपको गुणता पता है। भले ही दोनों लोग का तारत्व तो सेम है, फ्रीक्वेंसी सेम है, फिर भी आप उनके गुण के कारण ही पहचान पाते हैं कि ये मम्मी की ध्वनि है, या दीदी की ध्वनि है, या पापा की ध्वनि है। अगर मम्मी दीदी की बात करें तो दोनों लोग तो लेडीज हैं, दोनों लोग तो स्त्री हैं, मतलब दोनों लोग की फ्रीक्वेंसी हो सकता है सेम हो जाए किसी एक वर्ड को बोलने में। जब एक वर्ड को दोनों लोग बोल रही हैं तो दोनों लोग की फ्रीक्वेंसी जो बनेगी हो सकता है सेम हो जाए। जब फ्रीक्वेंसी सेम है तो तारत्व भी हो सकता है सेम हो जाए। तब आप कैसे पहचानोगे? तब कहोगे गुणता के आधार पे, अरे मम्मी की आवाज कान में, मेरे दिमाग में एंट्री है हमारे, तुरंत पहचान लेगा आपका दिमाग कि बेटा जो आपका अग्रभाग होता है ना दिमाग का, जब पढ़ाएंगे कभी बायो तो बता देंगे वहां पे, वही पहचान लेता है कि हाँ ये मम्मी की आवाज है, या पापा की आवाज है, या दीदी की आवाज है। इसे कहते हैं गुणता बेटा, समझ आ गया। अब हम चलते हैं ध्वनि का परावर्तन व प्रतिध्वनि की तरफ। प्रतिध्वनि यानी कि रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड जो होता है, रिफ्लेक्टिंग ऑफ साउंड या फिर इको जिसे बोलते हैं, उसके बारे में जान लेते हैं थोड़ा सा। इको, अच्छा, जिस प्रकार बेटा आपका जो हम लाइट वाला चैप्टर पढ़े थे, जो बच्चे लाइट वाला चैप्टर पढ़े हैं उनको बहुत बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है, सारे बच्चे देखे होंगे, जो बच्चे नहीं देखे वो देख लें। इको पढ़ेंगे हम बिल्कुल लाइट पे डिपेंड करके, पता है जैसे प्रकाश की लाइट आती है किसी एक बेस पे टकराती है, एक समतल पर जब टकराती है तो परावर्तन के पश्चात वो उसी एंगल पे उसी एंगल से निकलती है जिस एंगल से वो एंट्री करती है, और सेम कोण पर भी जाती है। जिस कोण पे आई, जिस एंगल पे वो अपवर्तित हुई, उसी एंगल पे वो परावर्तन भी होती है। जिस एंगल से इंसिडेंट होती है उसी एंगल से रिफ्लेक्ट होती है। ये बातें हमने बताई थी। सेम कंडीशन यहाँ पे भी है। जो वहाँ पे परावर्तन का नियम था कि एक ही अभिलंब होना चाहिए, एक ही अपवर्तन मतलब आने वाली इंसिडेंट रे होना चाहिए,
और एक ही परावर्तन किरण होना चाहिए। ये तीनों कंडीशन, मतलब कि आने वाली किरण, जाने वाली किरण और अभिलंब तीनों एक बिंदु पे होने चाहिए। इसमें भी वो नियम लागू होगा। लिख लेंगे, जो ध्वनि का रिफ्लेक्ट होता है बेटा ना, वो जब आती है ध्वनि, हम बोलते हैं तो स्रोत से गई टकराई, मतलब कि आगे आधार से टकराया, टकराने के बाद फिर से हमें वापस आता है, तो जहां पे टकराया वहां पे जाने का एंगल, अब वहां से लौटने का एंगल, और दोनों के बीच में एक बन जाता है अभिलंब, वह एक पॉइंट पे होना चाहिए। पहला लिख लेंगे। दूसरी चीज यह लिखेंगे, जो हमारी ध्वनि गई, टकराई, उसका एंगल, यानी कि अपवर्तन ध्वनि का, जो टकराया, जो इंसिडेंट हुआ उसका एंगल, और जो परावर्तित हुआ उसका एंगल, दोनों का सेम होना चाहिए। यही होता है बेटा अपवर्तन, जिसे बोलते हैं हम क्या, अभिलक्षण, क्या बोलते हैं बेटा, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, इको हमको यहाँ सुनाई देने लगता है ना, इसे बोलते हैं परावर्तन। ध्वनि का परावर्तन व प्रतिध्वनि अब सुनाई देता है। अब देखिए, दो कंडीशन हो गया, अभिलंब, परावर्तन किरण, अपवर्तन किरण एक ही पॉइंट पे होने चाहिए। दूसरा हमने बताया, परावर्तन कोण, अपवर्तन कोण भी बराबर होने चाहिए, है ना, ध्वनि में भी। तो सर अब इको क्या होता है, सर इको बताइए। तो इको मतलब होता है बेटा प्रतिध्वनि, मतलब किसी परावर्तक तल से, सतह से टकराकर दोबारा सुनाई देने वाली आवाज को ही प्रतिध्वनि कहते हैं हम, ठीक है ना। प्रतिध्वनि किसे कहते हैं समझ में आ गया, लिख लीजिए। जैसे हमारा मस्तिष्क है, हमारे मस्तिष्क में ध्वनि संवेदन जो होता है बेटा, वो 1/10 सेकंड तक ही बना रहता है। 1/10 सेकंड के बाद जो ध्वनि हमें सुनाई देती है वही होती है प्रतिध्वनि। लेकिन कंडीशन होता है, अगर हमारे रूम में कुछ नहीं है, मान लीजिए कुछ भी ना हो, रूम में कुछ भी नहीं है, जैसे कभी घर की पुताई वगैरह होती है रूम की, तो आप देखते हैं सामान वगैरह निकाल दिया जाता है, तो उस समय अगर आप बोलते हैं रूम में, तो रूम की आवाज़ गूंजती है, उस समय होता है इको। उस समय आप पता है ना, जिस जगह जहाँ पे खड़े हैं वहाँ से लेकर और जहाँ पे आपकी ध्वनि टकराती है जिस दीवार से, उस दीवार के बीच में जैसे ध्वनि गई और आई तो दोगुना हुआ। जैसे हम बोले ध्वनि की स्पीड कितनी है, 2, तो 2 से गई और 2 से आई मतलब 4 हुआ। ध्वनि का स्पीड कितना हो गया, 4, हम मान लेते हैं 4। इसी का जस्ट आधा दूरी पे, मतलब इसी का जस्ट आधा बेटा, इसी के जस्ट आधे दूरी को ही हम बोलते हैं क्या, प्रतिध्वनि अवरोधक। या फिर अवरोधक जो होता है श्रोता से लड़ने के बाद, स्रोत से लड़ने के बाद जो श्रोता को सुनाई देता है ना, तो दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, तो बोलेंगे 16.6 मीटर की दूरी होनी चाहिए। तब जाके यहाँ पर अगर श्रोता खड़ा है, यहाँ पे स्रोत है, तो इसकी ध्वनि इसको साफ साफ सुनाई देगी, तभी इको कहलाएगा, तभी इको बनेगा। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होना चाहिए 16.6 मीटर का होना चाहिए, है ना, तब जाके वो ध्वनि अच्छी तरीके से प्रतिध्वनि का रूप ले लेती है बेटा। ये बातें आपको याद होना चाहिए, मतलब क्या सर, वो प्रतिध्वनि बन जाएगी। हाँ, और एक कंडीशन, अगर आपको यह आवाज प्रतिध्वनि वाली बिल्कुल क्लियर सुनना है तो आपको थोड़ा सा वेट करना होगा, पता है कितना, 1/10 सेकंड का। 1/10 सेकंड बाद जब आप बोलते हो तब आपकी आवाज जो आपको सुनाई देती है मात्र और मात्र 1/10 सेकंड के अंतराल पे सुनाई देती है, उसी को बोलते हैं इको बेटा। यह कंडीशन होता है। डिस्टेंस कितना होना चाहिए, 16.6 मीटर होना चाहिए, और इको का जो समय होना चाहिए वो कितना होना चाहिए, 1/10 सेकंड होना चाहिए। परावर्तक तल से जब ध्वनि आपके पास आएगी तो सुनने में आपको, मतलब आपके कान तक पहुंचने के बाद आपको दूसरा ध्वनि सुनाई देने में 1/10 सेकंड का अंतर होता है। ये बातें आप लिख लेंगे बेटा, मतलब कि जो प्रतिध्वनि सुनाई देगी वो आपके कान में 1/10 सेकंड तक ही रहेगी। ये बातें हम कहना चाह रहे हैं, याद हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ी सी, और इको क्यों इंपॉर्टेंट है, अच्छा बताइए। इको होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, इको होना भी चाहिए और इको नहीं भी होना चाहिए। जैसे हम बात करें सिनेमा हॉल की बात करते हैं, जहाँ पे मूवी वगैरह चलती है, टॉकीज वगैरह में पहले चलती थी, अब भी बहुत बड़े बड़े सिनेमा हॉल्स हैं बेटा, है ना वहाँ पे मॉल वगैरह में चलती है जो, तो उस समय जो ध्वनि मतलब सुनते हैं बेटा, हम लोग जाते हैं जब सिनेमा हॉल में तो देखते हैं कि पूरे हर तरफ तो पहले काला काला होता है, पूरा भूत बैठे होते हैं, उसमें सुन दिखाई नहीं देता है, और नीचे फर्श पे मैट बिछा होता है, चटाई बिछी होती है, और हर चेयर पे एक तरह से कल ये क्लोथ चढ़ाया गया होता है, मतलब कपड़े का पहनाया गया होता है, जिससे इसका मतलब क्या सर, मतलब कि इको कम हो। समझ रहे हैं कि नहीं, मतलब प्रतिध्वनि के लिए क्या चाहिए, पहले तो खाली चाहिए रूम। अब रूम ही नहीं खाली रहेगा तो मतलब प्रतिध्वनि क्या होगी नहीं, मतलब कि एक जगह टकराएगी फिर उसी जगह खत्म हो जाएगी। समझ रहे कि नहीं, वहां से वापस आएगी ही नहीं, अगर आएगी भी मतलब इधर उधर लड़के उसी जगह रह जाएगी। ये तो होता है बेटा प्रॉफिट। और प्रॉफिट में क्या होगा सर, और क्या हो सकता है, जैसे कि आप देखते होंगे जिस हॉल में बैठते हैं
जिस हॉल में कह लीजिए कि कीर्तन वगैरह होता है, मंदिर का देख लीजिए, मंदिर का जो ऊपर वाला जो पार्ट बनाया गया होता है इस आकार का बनाया गया होता है। या फिर जिस सिनेमा हॉल में आप जाते हैं उस सिनेमा हॉल में भी देखेंगे इस तरह शंकुनुमा आकृति बनाई गई होती है। क्यों? क्योंकि जो मंच होता है, जो मूवी चलती है, वहां से जो ध्वनि निकले बेटा ना, यहाँ पे टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद, यहाँ पे टकराने के बाद वो सीधा एक जगह आ जाए नीचे की तरफ, ऐसे आए, ऐसे आए, जहाँ पे लोग बैठे हैं उनको सुनाई दे और क्लियर आवाज़ सुनाई देता है। पता है कि नहीं? इसी तरह सेम मंदिर का भी होता है, इसी तरह सेम जो सिनेमा हॉल होते हैं, जहाँ पे मंच होता है, जहाँ पे कह लीजिए कि जो हरि कीर्तन वगैरह होते हैं मंदिर में, बिल्कुल इसी तरह होता है, शंकु के आकार के इसी वजह से बनाए जाते हैं कि जो ध्वनि हो ना वो बिल्कुल का बिल्कुल पूरा का पूरा ऊपर लड़ने के बाद नीचे आ जाए। समझ रहे कि नहीं? समझ में आ रही बात बेटा? तो ये बातें आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। और सर इसका यूज बता दीजिए, इको का बताएंगे बेटा। मेगाफोन लाउड स्पीकर जो होता है, जैसे कि उसकी भी आकृति कौन जैसी होती है आप देखे होंगे, जो कि क्या करता है, जैसे कि लाउड स्पीकर आप देखते होंगे कि जब रामायण वगैरह बैठता है या फिर कोई भी समारोह होता है घर में, तो उस समय क्या होता है, हम लोग स्पीकर लेते हैं जिसको माइक बोलते हैं, या फिर कह लीजिए कि छोटा मोटा जो काम होता है, या फिर जो चिल्लाने वाले होते हैं, रोड पे जाने वाले होते हैं, साउंड वाले होते हैं, डीजे वाले होते हैं, वह उस तरह के माइक रखे होते हैं, है ना। तो उस तरह के माइक में क्या होता है बेटा, उसका आकृति देखते हैं कैसा होता है, ऐसे बना होता है, यहाँ से ऐसे गया, ऐसे ऐसे होता है ना, ऐसे होता है ना, ऐसे ऐसे होता है बेटा, इस तरह का आकृति होती है। तो यहाँ से आवाज निकलती है, ये जो ऐसे आकृति है ना, यहीं से जब आवाज यहाँ से आती है बेटा, तार यहाँ पे वायर लगा होता है, तो ये क्या काम करता है, फैला देता है ऐसे। बस इसी को कहते हैं कि शंकुनुमा आकृति इसी वजह से बनाया गया है कि वह आपके इको को फैला दे, साउंड को फैला दे आपके सभी दिशाओं में, जिससे कि हर तरफ आवाज जा चुके। इसे बोलते हैं मेगाफोन या फिर लाउड स्पीकर। लाउड स्पीकर भी आपके इको पे ही काम करता है, इको को बढ़ाने के लिए ही होता है बेटा, है ना। तो ये बातें आपको याद होना चाहिए। दूसरा स्टेथोस्कोप। स्टेथोस्कोप सर क्या होता है, चिकित्सकीय उपकरण है यह, जो डॉक्टर यूज करते हैं। शरीर के अंदर मुख्यतः जो हृदय होता है, फेफड़ा होता है, उनसे उत्पन्न होने वाले ध्वनियों को सुनवाता है, बिल्कुल इसी पे काम करता है। उसकी बनावट बिल्कुल इसी तरह होती है, जो कि छोटी सी डब 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 की आवाज हो ना, आपके सीधे कान में स्टेथोस्कोप में डॉक्टर क्या जाता है वो सुन लेता है, बता देता है कौन पेशेंट किस बेस पे पेशेंट को, मतलब कि पेशेंट कैसा है, कंडीशन कैसी है उसकी। तो ये सारी बातें डॉक्टर ही जानते होंगे। दूसरी बात, ये तो आपको समझ में आ गया, सिनेमा वाला भी समझ में आ गया बेटा। जैसे कि आपको अगर देखना हो, मान लीजिए कि एक चीज़ और देख लेते हैं, नहीं तो इतना तो काफ़ी है ना, इतना एग्जाम्पल काफ़ी है बेटा, और डीपली क्यों जाए, थोड़ा सा वीडियो बड़ी हो जाएगी नहीं तो ना। चलिए, इतनी बातें आप जान गए तो एक चीज़ और जान लीजिए, आज का वीडियो फिनिश। क्या जान लें सर? एक चीज़, सिर्फ मात्र एक चीज़, क्या बोले बेटा, अनुरणन। क्या बोले हैं? अनुरणन। सर अनुरणन क्या होता है? अनुरणन क्या होता है? अनुरणन मतलब होता है रिवरेशन। क्या बोले बेटा? रिवरेशन, रिवरेशन बोलते हैं, रिवरेशन बेटा, रिवरेशन। सर ये क्या होता है? जैसे आपने कभी देखा है कुआं में देखें, कुआं के पास गए तो तालाब के पास गए मान लीजिए, या फिर किसी ऐसे हॉल में गए जहां पे कुछ नहीं रखा है, तो वहां पे आवाज जो गूंजती है, आप जब बोल देते हैं तो आपके पास थोड़ी देर तक सुनाई देती है, वहां पे थोड़ी देर बाद तक सुनाई देती है ना। जैसे आप बोल दिए, चिल्ला दिए, तो आपकी आवाज बोलने के बाद 1 2 3 4 मतलब कि काफी दूर तक जाती है। इसको बोलते हैं अनुरणन होना। आपकी आवाज की बारंबारता मतलब सुनाई देना, कई बार, एक बार बोल दिया आपकी आवाज कई बार आपको ही सुनाई दे रही है, तो इसे बोलते हैं अनुरणन मतलब कि रिवरेशन ऑफ साउंड, है ना बेटा। याद रखेंगे, साउंड का रिवरेशन मतलब कोई भी ध्वनि आपकी ध्वनि 2 से 3 बार, मतलब 3 से 4 बार और ज़्यादा बार अगर आपको ही सुनाई देती है, भले ही जो श्रोता है वह चुप है, एक बार बोलने के बाद चुप हो जाता है, उसकी ध्वनि लगातार सुनाई देती है, इसे बोलते हैं अनुरणन। सुनाए मतलब समझ में आ गया आपको बेटा? किसी हाल में भी आप बोल के इसको सुन सकते हैं, अपने छोटे से रूम में इसको प्रैक्टिकल कर सकते हैं आप। तो इतनी बातें रही आपके थोड़ा सा एग्जाम पर्सपेक्टिव से, यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, है ना। हम बनाएंगे काफ़ी क्वेश्चन यहाँ से, आप लोग घबराइए नहीं, लेकिन थ्योरी की क्लासेस जरूर आप लीजिए बेटा, लेंगे तभी आप कुछ सीख पाएंगे। क्वेश्चन से क्या होता है, कुछ सीखने को थोड़ा ज़्यादा मिलता है, क्वेश्चन से हमारी प्रैक्टिस होती है, लेकिन थ्योरी की क्लास से हमें सीखने को मिलती है बेटा। आप सीखिए, नोट्स बनाइए, आपका यूपी टेट में भी आ सकता है, यहाँ से क्वेश्चन आएगा ही, आ नहीं सकता है, सुपर टेट में भी आएगा। सुपर टेट का एग्जाम देना है कि नहीं देना है? देना है ना। सीटेट का एग्जाम देना है कि नहीं देना है? देना है ना। तो ये सारी चीज़ें भरी पड़ी हुई हैं यार, देखो ना उठा के,
जितने भी टीचर की वैकेंसी आती है ना, अब ऐसा बात नहीं कि प्रकाश नहीं पूछेगा, साउंड नहीं पूछेगा, उस्मा नहीं पूछेगा, ये तीनों चैप्टर तो भर के आएंगे। अगर आप पढ़े हो इस ऑनलाइन शिक्षण से तो आप जब भी एग्जाम देना तब बार बार रिवीजन करके देना बेटा। बता रहे हैं ना, एक भी क्वेश्चन आपका नहीं छूटने वाला है, सारे क्वेश्चन आप करके आओगे, 100% करके आओगे, है ना। तो चलिए, और जितने भी क्लासेस चल रहे हैं आप उसका सपोर्ट करिए, और जो बच्चे परेशान हो रहे हैं परेशान ना हो, एग्ज़ाम जब भी होगा हम तैयार रहेंगे, बस तैयार रहना है, अपने आप को तैयार रखना है, जब भी एग्ज़ाम हो तब फोड़ना है। ठीक है बेटा, चलिए धन्यवाद।